हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में सितंबर 2015 वाले पेपर के सीडीपी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फरवरी 2015 वाले पेपर के सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, शैशव काल की अवधि है। पहला विकल्प है जन्म से 1 वर्ष, दूसरा विकल्प है जन्म से 2 वर्ष, तीसरा विकल्प है जन्म से 3 वर्ष और चौथा है 2 से 3 वर्ष। तो शैशव काल की जो अवधि होती है वह जन्म से 2 वर्ष होती है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष। मानव का जो विकास है यह विभिन्न चरणों में बांटा गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसमें बांटा गया है। इसमें शैशव काल की अवधि पूछी गई थी, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। पहला विकल्प है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा विकल्प है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा विकल्प है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेदी गतिक अवस्था। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, जिसमें पहला होता है संवेदी गतिक अवस्था। तो इसकी जो उम्र है वह जन्म से 2 वर्ष है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो उम्र है वह है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से ऊपर। तो इसमें 2 से 7 वर्ष के बीच जो बच्चा है वह संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होगा, ये पूछा गया है। तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास से की ओर बढ़ता है। पहला विकल्प है सामान्य से विशिष्ट, दूसरा है विशिष्ट, दूसरा विकल्प है जटिल से कठिन, तीसरा है विशिष्ट से सामान्य और चौथा है साधारण से आसान। तो विकास जो है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। पहला विकल्प है समीपस्थ विकास, दूसरा है सहयोग देना, तीसरा है सहभागी अधिगम और चौथा है सहयोगात्मक अधिगम। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, सहयोग देना। इसे ही इसके फोल्डिंग कहते हैं और इसे ही ढांचा निर्माण कहते हैं। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। पहला विकल्प है अनुकूलन, दूसरा है आत्मसातकरण, तीसरा है समायोजन और चौथा है अहम केंद्रता। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में जो बदलाव किया जाता है वह समायोजन कहलाता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास, आत्मसात, समायोजन और संतुलन ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चे नए अनुभवों को पहले से मौजूद अनुभूति संरचनाओं में एकीकृत करते हैं। तो इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। पहला विकल्प है अहम केंद्रित सामाजिकृत, दूसरा विकल्प है सामाजिकृत अहम केंद्रित, तीसरा विकल्प है जीववादी सामाजिकृत और चौथा है परिपक्व और अपरिपक्व। तो इसमें फिल करना है
तो मध्य बाल्यावस्था में पूछा गया है। मध्य बाल्यावस्था की जो उम्र सीमा है वह कितनी है? 9 से 11 वर्ष। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 9 से 11 वर्ष है। तो इसमें जो भाषा होती है वह सामाजिक के बजाय अहम केंद्रित होती है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यहाँ भरा जाएगा सामाजिकृत और यहाँ पर अहम केंद्रित। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। पहला विकल्प है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, दूसरा है बच्चों का एक कोने में बैठना, तीसरा है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम और चौथा है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल हैं। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय है। पहला विकल्प है स्थानिक, दूसरा है शारीरिक गतिबोधक, तीसरा है संगीतमय और चौथा है भाषाई। तो राघव क्या कर रहा है? अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया हुआ मधुर संगीत बजा रहा है। तो राघव में जो बुद्धि है वह है संगीतमय बुद्धि, उच्च स्तर की है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। पहला विकल्प है नीतिपरक, दूसरा है लिंग जेंडर पक्षपाती, तीसरा है शिक्षाप्रद और चौथा है सही दृष्टिकोण वाला। तो शिक्षक यह समझ रहा है कि स्वाभाविक रूप से लड़के ही गणित में अच्छे हैं, लड़कियां नहीं हैं। तो शिक्षक जो है लिंग पक्षपाती है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना है। पहला विकल्प है बच्चे व्यवस्था, दूसरा विकल्प है व्यवस्था बच्चे, तीसरा विकल्प है परिवेश परिवार और चौथा है बच्चे परिवेश। तो समावेशी शिक्षा क्या मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना है, यानी जिस तरीके से बच्चा सीखना चाह रहा है उस तरीके से हमें सिखाना है। तो अपनी जो व्यवस्था है वह बच्चे के अनुरूप बदलनी है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। पहला विकल्प है तालमेल बैठाने की, दूसरा है संप्रेषक और व्याख्याता की, तीसरा है सुगमकर्ता की और चौथा है निर्देशक की। तो शिक्षक जो है बच्चों के लिए सुगमकर्ता का कार्य करता है, क्योंकि बच्चों में ज्ञान के निर्माण की क्षमता होती है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सुगमकर्ता की। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? पहला विकल्प है उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, दूसरा है उच्च आत्म क्षमता, तीसरा विकल्प है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं और चौथा विकल्प है अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में बौद्धिक सृजनात्मक कलात्मक या नेतृत्व की गुणवत्ता या विशिष्ट शैक्षणिक विषयों जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमताओं का प्रमाण देते हैं। तो इनमें निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं नहीं होती, तो ये विशेषता प्रतिभाशाली छात्रों की नहीं है। बाकी ये तीनों विशेषताएं प्रतिभाशाली छात्रों की हैं। तो इसमें नहीं है पूछी गई थी, इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग
के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? पहला विकल्प है अंतर्निहित संभावित दंड, दूसरा है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, तीसरा है व्यक्तिगत मूल्य और चौथा है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों के साथ कई अध्ययन किए और उन्होंने 3 स्तरों में नैतिक विकास के 6 चरणों की पहचान की और प्रत्येक स्तर पर 2 विशिष्ट चरण होते हैं। तो इन्होंने 3 स्तर बताए, कौन कौन से? पूर्व पारंपरिक, दूसरा है पारंपरिक और चौथा है उत्तर परंपरागत स्तर। तो इसमें पूछा गया है कि पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो अंतर्निहित संभावित दंड पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों की वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। पहला विकल्प है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, दूसरा है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, तीसरा है कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना और चौथा है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो शिक्षार्थियों की वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएं, क्योंकि बच्चे जो हैं वैयक्तिक भिन्नता तो सभी में पाई जाती है और बच्चों के सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए क्या करना है कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियां उपलब्ध करानी है। अगला प्रश्न है लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? पहला विकल्प है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, दूसरा है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, तीसरा है सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं और चौथा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो सिद्धांत नहीं है पूछा गया है तो वह बताना है। तो इसमें लिखा है चौथा विकल्प जो कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सभी के विकास की जो दर है भिन्न भिन्न होती है। तो इसीलिए चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? पहला विकल्प है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, दूसरा है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, तीसरा है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, और चौथा है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कराना चाहिए। तो आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया पूछी गई है। तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि शिक्षण अधिगम में एक अंतर्निहित प्रक्रिया के रूप में मूल्यांकन के साथ शिक्षक शिक्षार्थियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, तो इसीलिए आकलन जो है शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित होता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? पहला विकल्प है अपसारी चिंतन, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है सामवेगिक चिंतन और चौथा है अहमवादी चिंतन। तो सृजनात्मकता से संबंधित है अपसारी चिंतन। अपसारी का मतलब है व्यापक रूप से सोचना, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? पहला विकल्प है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, दूसरा विकल्प है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, तीसरा है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं,
और चौथा विकल्प है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते ये पूछा गया है। तो बच्चे जो हैं समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, वाइगोत्स्की ने यही बताया है, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चे, पहला विकल्प है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। दूसरा है चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। तीसरा है रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। और चौथा है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की ज्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो बच्चे जो होते हैं इन्हें नन्हा अन्वेषक कहा गया है, नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है। तो बच्चे जो हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं, यानी इन्हें हर चीज के बारे में जानने की इच्छा होती है और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तरीकों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला विकल्प है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। तीसरा है बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। और चौथा है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर ध्यान न दे। तो बच्चे जो गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, तो ये उनकी सीखने की प्रक्रिया का अंग होती हैं। बच्चे गलतियों से सीखते हैं, तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, पहला विकल्प है कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे। दूसरा है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। तीसरा है उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। और चौथा विकल्प है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे, यानी कोई भी बच्चा ऐसा न महसूस करे कि उसकी अवहेलना की जा रही है या उसे अपमानित किया जा रहा है। तो ये सब कार्य शिक्षक का है। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। शिक्षक को ना ही बच्चों जो वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे हैं उन्हें ना ही शिक्षक को हीन भावना महसूस होने देनी है, क्योंकि यदि बच्चे हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे तो सीखेंगे नहीं। तो शिक्षक को क्या करना है कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में भिन्नता के कारण है। पहला विकल्प है मूल्यों, दूसरा है अभिक्षमता, तीसरा है अधिगम शैली और चौथा है परावर्तकता स्तर। तो सुरेश जो है सामान्य रूप से शांत कमरे में बैठकर पढ़ता है और मदन समूह में मित्रों के साथ पढ़ता है। तो यह उनकी अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है, यानी उनकी जो अधिगम शैलियां हैं वो भिन्न भिन्न हैं, इसीलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। पहला विकल्प है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। दूसरा है विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो।
तीसरा विकल्प है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और चौथा विकल्प है जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग नहीं करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे बच्चे कोई भी भाषा बोलते हों, और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी की अवहेलना शिक्षक को नहीं करनी है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। पहला विकल्प है हमारे आसपास का वातावरण, दूसरा विकल्प है जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, तीसरा है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, और चौथा है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय पूछा गया है, तो जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। पहला विकल्प है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। दूसरा है सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। तीसरा विकल्प है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। और चौथा विकल्प है बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो जनसंचार जो है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। पहला विकल्प है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। दूसरा है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तीसरा है बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। और चौथा है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, कौन सा प्रश्न के विषय में सही नहीं है, यानी जो गलत है वह बताना है। तो इसमें पहला विकल्प लिखा है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये गलत है, क्योंकि बच्चे घर पर भी सीखते हैं, बच्चे मित्रों के साथ भी सीखते हैं, बच्चे खेल खेल में भी सीखते हैं, केवल विद्यालय में नहीं सीखते। तो इसीलिए पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। पहला विकल्प है प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। दूसरा है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। तीसरा है बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। और चौथा है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारण करना। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। पहला विकल्प है परिवार, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है आनुवंशिकता और चौथा है राजनीतिक दल। तो इसमें पूछा गया है सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक, तो वह है परिवार। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों को समूह अगला प्रश्न दिया गया है बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि। पहला विकल्प है इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। दूसरा है छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है।
तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। और चौथा है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो इसीलिए समूह कार्य एक प्रभावी शिक्षण माना गया है, प्रभावी शिक्षण रणनीति मानी गई है। अगला प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पहला विकल्प है पठन अक्षमता, दूसरा है लेखन अक्षमता, तीसरा है गणितीय अक्षमता और चौथा है गति समन्वय अक्षमता। तो इसमें कहा गया है कि औसत बुद्धि वाला बच्चा है और पढ़ने में और समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि पठन अक्षमता है, डिसलेक्सिया प्रदर्शित कर रहा है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सितंबर 2015 वाले पेपर के सीडीपी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।